नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ आज खास बातचीत के लिए हैं राजनीतिक विश्लेषक और पेशे से अध्यापक सर्वेश कुमार जी। सर्वेश जी से आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के मुद्दे पर बात करेंगे और बिहार की राजनीति की बहुत ही बेहतरीन समझ रखते हैं। और आप जब बातचीत हम उनसे करेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि किस तरह से पूरा का पूरा बिहार उन्होंने नापा हुआ है, मथा हुआ है। और बिहार की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो महागठबंधन के का जो सीटों का बंटवारा हुआ है, यानी आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में, उसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत थी वो सीटें उसको मिली नहीं है। इस तरह की बातें हैं। तो ये इसी गठबंधन पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे और वो ये गठबंधन एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने में कितना सक्षम है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है द ग्राउंड रिपोर्ट में आपका। बहुत शुरू बहुत धन्यवाद जी, समीर सर। शुरुआत ही इसी से करते हैं कि ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, 9 सीटें तो कांग्रेस को दी हैं और 5 सीटें जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों को दी है, 26 सीटें आरजेडी ने रखी है। जी संख्या तो सीटों की सही है, तकरीबन यही अनुमान भी लग रहा था कि 9-10 सीटें, 8-9 सीटें इस कांग्रेस को मिलेंगी। लेकिन जो मुख्य सीटें हैं, खासतौर से पूर्णिया और सुपौल की जो बात हो रही है, वैसे आप बेहतर इन चीजों को बताएंगे, लेकिन ज्यादा चर्चा पूर्णिया सीट की हो रही है, चूंकि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया और शायद इसी शर्त पर और इसी उम्मीद पर ही किया। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो सीटों का बंटवारा हुआ है यहाँ, इसको आप कैसा देख रहे हैं? या आरजेडी ने अपने हिसाब से कर दिया है या फिर कंसेंसस बनी है कुछ पार्टियों के बीच में? सर, अपनी चर्चा शुरू करने के पहले तीन चार बातें मैं कहूंगा। जी। अभी कुछ दिन पहले एक आलेख हमने लिखा था महागठबंधन के कंटेक्स्ट में कि गांठ शेष रह गई है, बंधन कहीं नहीं है। हम्म। और मुझे लगता है अपनी इसी टिप्पणी से मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। बेसिकली अगर देखा जाए सर, तो जो चीजें मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने राजनीति और राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित करने का काम किया है। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो राजनीति अब एक ऐसे पेशे के रूप में सामने आया है जहां 24/7 आपको अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है। जी। और दूसरी चीज कि माइक्रो मैनेजमेंट की भूमिका अहम हो गई है। अगर हम गौर करें इस गठबंधन में, तो इस गठबंधन में 5 दल शामिल हैं। राजद बिहार में इंडिया गठबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राजद के अलावा देखा जाए तो 4 और दल हैं। कांग्रेस महागठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा दल है और 3 लेफ्ट पार्टियां हैं जिनमें सीपीआई एमएल जो है सबसे बड़ी है, और उसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम है। तो अगर महागठबंधन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो 26 सीटें राजद ने अपने पास रखी हैं आउट ऑफ 40। 9 सीटें कांग्रेस को अलॉट की गई है, 3 सीटें सीपीआईएमएल को अलॉट की गई हैं और एक एक सीट सीपीआई और सीपीआईएम को अलॉट की गई है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा इसके बरक्स हम एनडीए गठबंधन को देखने की कोशिश करें। सवाल यह उठता कि क्या महागठबंधन को विस्तार दिया जा सकता था, विस्तार दिए जाने के स्कोप थे? तो मैं कहूंगा हां। एक विकासशील इंसान पार्टी जिसको मुकेश सहनी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और जो करीब करीब निषादों के 9% वोट को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा जो लोजपा का विद्रोही गुट रहा, पशुपति पारस के नेतृत्व वाली,
जिनको एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जगह नहीं मिली। मैं शर्तिया यह कह सकता हूं कि अगर महागठबंधन को भाजपा नेतृत्व प्रदान कर रहा होता तो इन दोनों के लिए स्पेस क्रिएट करता, विकास मुकेश सहनी के विकासशील इंसान पार्टी के लिए भी और उसके साथ साथ लोजपा के पशुपति पारस गुट के लिए भी। और अगर आप गौर करें तो 2019 के इलेक्शन में जाकर के देखें, जेडीयू को के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए भाजपा ने अपनी 22 सीटें जो भाजपा के पास थी, तो 5 सांसदों की टिकट में कटौती की और जेडीयू के साथ गठबंधन के लिए स्पेस क्रिएट किया। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो राजद गठबंधन के सबसे बड़े दल के रूप में 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले बार भी देखा जाए 2019 में राजद ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें राजद खाता खोल पाने में भी असमर्थ थी। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हमें केवल महागठबंधन में कौन से दल शामिल हैं केवल इस पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि किन दलों को शामिल किया जा सकता है और किस तरह से भाजपा एक एक सीट पर को एड ऑन करने के लिए शिद्दत के साथ काम कर रही है। अगर इससे महागठबंधन के दलों ने कुछ सीखा होता तो शायद महागठबंधन का परिदृश्य आज अलग होता। यह तो एक पहलू है। दूसरा पहलू इसमें है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को लेकर के वामपंथी दलों की भी शिकायत रही है और राजद की भी शिकायत रही है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महागठबंधन के दलों में सबसे कम है और उनके द्वारा यह कहा जाता कि महागठबंधन की कमजोर कड़ी कांग्रेस है। हाल फिलहाल में ये पिछले विधानसभा चुनाव के आधार पे कहा जाता होगा, क्योंकि लोकसभा में तो 2019 में कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, कम्युनिस्टों को भी एक भी सीट नहीं मिली थी जी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए, कम्युनिस्ट तो गठबंधन में शामिल ही नहीं थे पिछले बार, सीपीआई नहीं। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जैसे आप देखें 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है, 3 सीटें सीपीआई एमएल को दी गई है, सीपीआई को 1 सीट दी गई है और सीपीआई एम को 1 सीट दी गई है। अब जरा हम गौर करें, सीपीआई को बेगूसराय की सीट दी गई है जहां पर सीपीआई सबसे अधिक मजबूत है और अगर वो कोई एक सीट जीत सकती है तो वो बेगूसराय की सीट है। दूसरी जगह उसकी संभावनाएं कम थी और कम है, यद्यपि सीपीआई के द्वारा मधुबनी और बांका सीट की मांग की जा रही थी। लेकिन गठबंधन के 2 अन्य लेफ्ट पार्टियों को देखें, जैसे अगर देखा जाए तो खगड़िया की सीट सीपीआईएम को देने का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां पर सीपीआईएम की तुलना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है और बेगूसराय से सटे हुए होने के कारण सीपीआई का वहां पर इंपैक्ट भी रहा है। लेकिन वो सीट सिर्फ इसलिए अलॉट की गई सीपीआईएम को क्योंकि कोई ना कोई एक सीट सीपीआईएम को देनी थी। नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखें 3 सीटें जो आवंटित की गई है सीपीआई एमएल को, आरा की सीट जहां से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद होंगे, काराकट की सीट जहां से उम्मीदवार राजाराम प्रसाद होंगे कुशवाहा, और तीसरी सीट नालंदा की सीट दी गई है जहां से सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ होने जा रहे हैं। तो इसमें यह माना जा रहा है कि सीपीआई एमएल की सबसे मजबूत दावेदारी जो है वो आरए के सीट पर, अगर वह फाइट दे पाने की स्थिति में है। दूसरी स्थिति पर राजाराम कुशवाहा भी चुनौती दे पाने की स्थिति में है, दे सकते हैं। लेकिन नालंदा की सीट जो सीपीआई एमएल को दी गई है, नालंदा नीतीश का गृह जिला रहा है और वहां पर जदयू मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि नालंदा की सीट
महागठबंधन के हिस्से में आने से रही। तो वो सीट इसलिए दी गई क्योंकि वहां पर किसी तरह एक और सीट सीपीआईएमएल को देनी थी। कांग्रेस के कंटेक्स्ट में देखें तो कांग्रेस को 9 सीटें तो दी गई है, लेकिन मुझे लगता है केवल 3 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूती से लड़ पाने की स्थिति में है। एक किशनगंज की सीट जो पिछले साल महागठबंधन के हिस्से में आई थी और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कटिहार और सासाराम की सीट, कटिहार से तारिक अनवर चुनौती दे पाने की स्थिति में है, वहां पर बेहतर कर सकती है कांग्रेस। और सासाराम जहां से मीरा कुमार जीतती रही है और 2 नाम वहां पर सामने आ रहे हैं, तो यह कहा जा सकता कि सासाराम भी कांग्रेस की परंपरागत सीट है। लेकिन इन 3 सीटों के अलावा देखें, बिहार की 40 सीटों में जिस एक सीट पर यह माना जा रहा था कि महागठबंधन जीत की प्रबल दावेदारी महागठबंधन की ओर से बनती है, वो पूर्णिया की सीट है जी, जहां से पप्पू यादव दावेदार थे और पप्पू यादव ने पूर्णिया की सीट को ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस में जाप का विलय किया। लेकिन पूर्णिया की सीट वो अलॉट नहीं की गई और एक जीती हुई सीट, मोस्टली जीती हुई सीट को फंसा दिया गया। तो ऐसा वहां पर लग रहा है। कुछ और मैं एग्जांपल दूंगा, फिर कुछ कंक्लूजन की बात करूंगा। लेकिन औरंगाबाद, हाँ बताए, कंप्लीट करें। हाँ। औरंगाबाद की सीट अगर देखा जाए जी, तो औरंगाबाद की सीट से निखिल कुमार सांसद रहे और कांग्रेस की वो परंपरागत सीट रही है। सुपौल की सीट को देखा जाए तो सुपौल से रंजिता रंजन 2 बार सांसद रही है हाल में, और वह भी कांग्रेस की एक मजबूत सीट मानी जाती है। पूर्णिया में भी देखा जाए तो पिछले बार पप्पू सिंह कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़े थे और वहां पर उनकी दावेदारी मजबूत थी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कटिहार, सासाराम और किशनगंज के अलावा कांग्रेस को की 9 सीटों में अगर औरंगाबाद को शामिल किया जाता, सुपौल को शामिल किया जाता, पूर्णिया को शामिल किया जाता और एक वाल्मीकि नगर की सीट जहां से अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो आते हैं, वो सीट अगर इंक्लूड की जाती तो जीतने मतलब कांग्रेस बेहतर फाइट कर पाने की स्थिति में होती और महागठबंधन की ओर से महत्वपूर्ण चुनौती मिलती। लेकिन इन सीटों से कांग्रेस को वंचित रखा गया और उसकी जगह पर देखा जाए महाराजगंज की सीट दी गई है, उसकी जगह पर देखा जाए मुजफ्फरपुर की सीट दी गई है, उसकी जगह पर देखा जाए समस्तीपुर की सीट दी गई है, उसकी जगह पर देखा जाए पश्चिमी चंपारण की सीट दी गई है। इन 4 सीटों के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, और भागलपुर की सीट दी गई है, इन 5 सीटों के कंटेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है 5 में से 4 सीटों पर अंतिम बार कांग्रेस 1984 में जीती थी जी, और एक महाराजगंज की सीट संभवतः है जहां पर लास्ट टाइम वो 1989 में जीती थी। वही कहने का ऐसा मतलब, कहने का मतलब यही है कि सीटें तो संख्या में 9 दे दी गई, लेकिन जो जी मजबूत पक्ष उसका था, यानी जिन सीटों पर मजबूती जी के साथ उसकी दावेदारी थी, उसको हटा दिया गया। जी पूर्णिया की जी बात करें सर्वेशी, चूंकि उसी की सबसे ज्यादा बात भी हो रही है, तो यहाँ पे जी क्या लगता है, चूंकि उसमें बात आ रही है कि उसमें लालू प्रसाद का खास तौर पर हस्तक्षेप रहा और वो नहीं चाहते थे कि पूर्णिया से पप्पू यादव लड़े, तो क्या इस तरह से गठबंधन को कितना मजबूत कर पाएंगे कि आप आगे का अपना भविष्य या अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं और उससे आपको किसी नेता से अगर खतरा दिखाई पड़ रहा है, या फिर पुराने कुछ आपके ऐसे संबंध रहे जिसको लेकर के आप सहज नहीं है। यद्यपि कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने लालू यादव के ही परिवार से मुलाकात की थी, तो इस स्थिति में आप एनडीए जैसे गठबंधन का बीजेपी जैसी पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर, हम्म, यह एक ऐसा प्रश्न है मुझे लगता है जो विस्तार से विश्लेषण की मांग करता है। जी, पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पूर्णिया की जो सीट है, हम्म, पूर्णिया की सीट के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आप यह पाएंगे कि
केवल लालू जी और राजद ने वहां पर खेल नहीं किया है, बल्कि इस खेल में कांग्रेस का प्रांतीय नेतृत्व भी शामिल है, जी जो है। नहीं चाह जिसे पप्पू यादव का कांग्रेस ज्वाइन करना पसंद नहीं था। और आप गौर करें इन सीटों के समीकरण को, तो आप यह पाएंगे कि कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस का नेतृत्व है, सीटों का बंटवारा उसने इस रूप में किया है ताकि वह कोई अपने बच्चे को के राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता, कोई अपने भविष्य को सुनिश्चित करना चाहता है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आप यह पाएंगे कि राजद उनकी इस कमजोरी से वाकिफ है और वे अपनी या अपने बच्चों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए राजद पर कहीं ज्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए वो राजद के साथ समझौते के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते। तो एक तो यह कंटेक्स्ट जी। और इसलिए देखेंगे इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी जो है, टिकटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, समस्या केवल बिहार की नहीं है, यूपी में भी देखेंगे ये समस्या आ रही है, महाराष्ट्र में भी ये समस्या आ रही है। पिछले साल अगर आपको ध्यान हो कि अशोक गहलोत और कमलनाथ के साथ जो राहुल जी के संबंध खराब हुए थे, उसमें भी देखेंगे राहुल जी की यह तल्ख टिप्पणी आई थी कि उन्हें पार्टी की जीत हार की बजाय एक सीट पर अपने बच्चों के जीत हार की चिंता थी। वो स्थिति हर जगह दोहरा रही है और कहीं ना कहीं इसके कारण राहुल गांधी चिंतित भी है और रिएक्शन भी सामने उनका आ रहा है। पप्पू यादव की ज्वाइनिंग भी जो कि दिल्ली में हुई, उससे वहां का जो प्रांतीय नेतृत्व है उसको पता भी नहीं था कि पप्पू यादव की ज्वाइनिंग हो रही है या क्या हो रहा है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं मालूम था। तो इसका मतलब कि पार्टी के भीतर भी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों के बीच तालमेल बहुत ज्यादा नहीं। तो आपको क्या सर लगता है कि ये एक्चुअली जो सीटों का जो ये समझौता हुआ है, तालमेल हुआ है, इसमें भूमिका किसकी है कांग्रेस पार्टी में? केंद्रीय नेतृत्व की है कि राज्य नेतृत्व की? चली किसकी? सर मुझे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय नेतृत्व तो उसी फीडबैक पर काम करेगा जो स्टेट लीडरशिप की ओर से उसे मिलेगा। अब स्टेट लीडरशिप के कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप के साथ समस्या क्या है, हम उस समस्या को आइडेंटिफाई करें। तो अगर हम समस्या को देखने की कोशिश करें तो हम यह पाते हैं कि कांग्रेस की जो स्टेट लीडरशिप है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे जनाधार वाले नेता आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेंगे। एक भी नेता अभी कांग्रेस में ऐसा नहीं है जिसका अपना कोई जनाधार हो। अधिक से अधिक उसके जनाधार को उसकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, चाहे वो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है, चाहे वो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो, वहां तक सीमित दिखाई पड़ेगी। पप्पू यादव से इस लीडरशिप को समस्या इसलिए थी क्योंकि पप्पू यादव जनाधार वाले नेता है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। एक नंबर 1, पप्पू यादव का प्रभाव सीमांचल और कोसी रीजन में आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज जो उभर करके आती है कि पप्पू यादव की एक मास अपील है पूरे बिहार में, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, भले वो लिमिटेड हो। तीसरी चीज, पिछले 5-6 वर्षों के दौरान देखेंगे पप्पू यादव ने इमेज मेकओवर की हर संभव कोशिश की है और लोगों के सुख दुख में पूर्णिया से लेकर मधेपुरा से लेकर सुपौल से लेकर अगर आप देखें तो पटना तक लोगों के सुख दुख में उन्होंने खड़े रहने की कोशिश की है। और इसके कारण आप देखेंगे पप्पू यादव के प्रति कहीं ना कहीं जनता की सोच बदली है और जनता सिंपैथेटिक दिखाई पड़ती जी। राजद की जो लीडरशिप है और कांग्रेस की जो लीडरशिप है, उसको इस बात का डर लगा कि अगर पप्पू यादव की एंट्री होती है तो एक जनाधार वाले नेता की एंट्री होगी जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में पॉपुलर है, अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसकी अपील है, विभिन्न सामाजिक समूहों में उसकी एक अपील है। तो ऐसी स्थिति में
उनके नेतृत्व को पप्पू यादव की ओर से चुनौती मिल सकती है। एक दूसरा कंटेक्स्ट देखें, कांग्रेस के भीतर पप्पू यादव की एंट्री के साथ एक इक्वेशन निर्मित होता दिखाई पड़ता। एक और पप्पू यादव है जो सीमांचल और कोसी क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और उससे बाहर अपनी अपने प्रेजेंस को महसूस करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको नोटिस किया जा रहा है। वोट मिले ना मिले, लिमिटेड वोट मिले, ये एक अलग बात है। दूसरी ओर सीमांचल और कोसी रीजन में देखें, मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, और अगर देखा जाए तो वर्तमान में कांग्रेस विधायक दल के नेता जो शकील अहमद हैं, उनकी वहां पर मौजूदगी और उनका एक औरा है। तीसरी ओर देखा जाए तो कन्हैया कुमार, जिसका भले ही जनाधार ना हो बहुत, लेकिन जिसकी एक अपील है, जिसका एक इंटरनेशनल इमेज है, नेशनल इमेज है, और विशेष करके कन्हैया कुमार दो तबकों में काफी लोकप्रिय है। तीन तबकों में, एक यूथ के बीच वो काफी लोकप्रिय है। नंबर 2, जो मोदी विरोधी खेमा है उसके वे पॉपुलर एक्सेप्टेबल चेहरे, और तीसरा मुसलमानों के बीच भी उसकी व्यापक लोकप्रियता है। क्योंकि अगर ध्यान हो तो एंटी-सीए मूवमेंट के दौरान बिहार में जो यात्रा शुरू हुई थी, जी, तो शकील अहमद खां और कन्हैया की जुगलबंदी ने उसको मोमेंटम प्रदान किया था, और एक मजबूत प्रतिरोध पूरे बिहार में उभर करके सामने आया था। तो अगर पप्पू यादव, शकील अहमद खान और कन्हैया कुमार, इनके बीच अगर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, केमिस्ट्री डेवलप होती है, तो राजद को कांग्रेस से चुनौती मिलेगी। राजद का माय समीकरण जो है उसको खतरा होगा, वह ध्वस्त हो सकता है। और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप, हाँ जी, और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप को भी खतरा है जो बिना जनाधार वाला है जी। और इसके साथ देखें तो कांग्रेस मजबूती से उभर सकती है विकल्प के रूप में सीमांचल और कोसी क्षेत्र में। और अगर कांग्रेस सीमांचल और कोसी क्षेत्र में मजबूती से उभरती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह उभार जो है भाजपा के लिए भी चुनौती बनेगा, क्योंकि भाजपा का एक सवर्ण वोट बैंक जो भाजपा का जी, कल तक वह कांग्रेस का वोट बैंक था, और उस सवर्ण वोट बैंक को कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, लेकिन राजद उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है जी। तो सवर्ण वोट बैंक जो है उस स्थिति में उसका रुझान भाजपा से कांग्रेस की ओर बढ़ सकता है, और यह पूरे के पूरे बिहार में उसके रिवाइवल को इंश्योर करेगा। भले ही आज हमें ऐसा लग रहा हो कि 9 सीटों में जिस तरह की सीटें दी गई हैं, कांग्रेस नेतृत्व ने समर्पण कर दिया है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि शायद यह राजद के टर्म एंड कंडीशन पर महागठबंधन का जो समीकरण निर्मित हो रहा है यह अंतिम समीकरण हो। 2025 में यह समीकरण नहीं होंगे। जिस तरीके से कांग्रेस ने असर्ट करने की कोशिश की, कटिहार को लेकर के असर्ट करने की कोशिश की, पूर्णिया को लेकर के असर्ट करने की कोशिश की, औरंगाबाद को लेकर के असर्ट करने की कोशिश की, भले उसको नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में यह असर्शन यह बतलाता है कि कांग्रेस अब राजद के समक्ष निकट भविष्य में झुकने नहीं जा रही है, और मुझे लगता है यह बिहार की राजनीति के लिए आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत लेकर उपस्थित होता है। तो अभी सर्वेश जी क्या लग रहा है कि पूर्णिया पे जैसा कि वो पप्पू यादव ने संकेत भी दिया है कि मैं झंडा लेकर के कांग्रेस का चलूंगा, क्या लगता है कि वो राजद के कैंडिडेट के बावजूद वो खुद जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पे? हाँ सर, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी। मुझे लगता है कि हो सकता है प्रत्यक्षता कांग्रेस की लीडरशिप उनको सपोर्ट ना करे, लेकिन पूर्णिया से पप्पू यादव का चुनाव लड़ना जो है यह कांग्रेस की लीडरशिप के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि स्वयं प्रियंका गांधी ने फोन किया था और कमिट किया था पप्पू यादव से। तो कांग्रेस
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की साख भी दांव पर लगी दांव हुई पे है। लगी, बिल्कुल। नंबर हाँ। नंबर 2, भले ही कांग्रेस ने मजबूरी में इस गठबंधन को स्वीकार किया हो, लेकिन यह निर्णय कांग्रेस के लिए ह्यूमिलिएटिंग है। जी जी और जी। सर, पूर्णिया के कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं, मुझे यह लगता है कि अगर पप्पू यादव को चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे संकेत मिल रहे हैं, और जी। मुझे लगता है पप्पू यादव को चुनाव लड़ना चाहिए हाँ। समझौता करने की बजाय। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, पप्पू यादव को भी थोड़ा सा कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को खराब करने से परहेज करना चाहिए, और पप्पू यादव कॉशस है इस बात को लेकर। जी। एंड एट द सेम टाइम कांग्रेस को भी पप्पू यादव के मसले को सॉफ्टली टैकल करना चाहिए, भविष्य के इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए। जी। और सर, एक और बात कहूं, जी। तो हाँ। पूर्णिया का इक्वेशन बड़ा रोचक बन गया है, हाँ। क्योंकि जदयू ने संतोष कुशवाहा को टिकट दिया है। पप्पू सिंह जो पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, उसके पहले वो भाजपा के टिकट पर लड़ते थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। पप्पू सिंह रिवेल के रूप में खड़े हो रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। राजद की ओर से बीमा भारती है, और पप्पू यादव निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। तो ये मुकाबला अगर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय होता है, तो मुझे यह लगता है कि पप्पू यादव के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा। कल तक जिस तरीके से मुश्किल वह लग रहा था, वह उतना मुश्किल नहीं होने जा रहा। और एक और चीज सर, इस पूरे एपिसोड में पिछले 48 घंटे में आप अगर देखें, तो पप्पू यादव हारने के बावजूद जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि केवल पूर्णिया ही नहीं, बल्कि उस पूरे के पूरे सीमांचल और कोसी रीजन में, और पूरे के पूरे बिहार में अगर आप देखें, तो पप्पू यादव के साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है, और इसने पप्पू यादव के प्रति सिंपैथी को जन्म दिया है। और निश्चित तौर पर यह सिंपैथी जो है पूर्णिया में वोट में कन्वर्ट होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। हम लोग फिर एक और चीज हाँ जी जी, जोड़ना कंप्लीट कर लीजिए। चाहूंगा हाँ। सर। हाँ, एक और चीज मैं यह जोड़ना चाहूंगा पप्पू यादव के कंटेक्स्ट में, जी। कि पप्पू यादव केवल पूर्णिया सीट पर इंपैक्ट डालने की स्थिति में नहीं, पूरे के पूरे सीमांचल और कोसी रीजन, अररिया चले जाएं, सुपौल चले जाएं, मधेपुरा चले जाएं, अपार्ट फ्रॉम कटिहार चले जाएं, यहां तक कि खगड़िया, इन सीटों पर पप्पू यादव की नाराजगी प्रभावित कर सकती है। हमें इस बात को महागठबंधन को। जी। जी। तो ठीक, बहुत अच्छा, बड़ी रोचक और बहुत विशद आपने जानकारी दी सर्वेश जी। आपसे हम इस दौरान फिर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने बहुत के बहुत लिए और हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को ये इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।